जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीसी मॉडल पेपर 2020 जो कि बेस्ड है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। जो भी एनसीसी के प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उनके ऊपर बेस्ड ये मॉडल टेस्ट पेपर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो जाके देख लें, क्योंकि वहां पर 1 से लेके 29 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं। और अगेन मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स उस पहले वाली वीडियो पे आए हैं, वो एक मोटिवेशन देते हैं मुझे और वीडियो बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए आप लोगों के। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको हम देखते हैं कि एनसीसी कैडेट को क्या क्या साहसिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसमें है रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, पर्वतारोहण, वाटर सेलिंग, हेम ग्लाइडिंग, वाटर राफ्टिंग, पैरा जंपिंग, पैराग्लाइडिंग और पैरास्लीदरिंग। तो ये कुछ साहसिक प्रशिक्षण है, यानी कि एडवेंचर ट्रेनिंग है जो कि एनसीसी कैडेट्स को दी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि हम इन वीडियोज में ना सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एग्जाम में आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप ले सके। और उसके साथ में अगर इनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन होता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि एग्जाम में आप सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। अब जैसे रॉक क्लाइंबिंग हो गया, पैरासेलिंग, पर्वतारोहण, कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जहाँ पे भी पैरा वर्ड आ जाता है इसका मतलब वहाँ पे एयर से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एयर में होती हैं, हवा में होती हैं, आसमान में होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित पर्वतारोहण संस्थानों के नाम लिखो। तो एचएमआई यहाँ पे दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, एनएमआई यहाँ पे उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है, और एमएएस यहाँ पे मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सारे के सारे जो माउंटेनियरिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, इंडिया के और भी इंस्टीट्यूट है लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। और एडवेंचर ट्रेनिंग वाला चैप्टर अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर माउंटेनियरिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको पता है तो आपको एचएमआई, एनएमआई और एमएएस की फुल फॉर्म बतानी है, और अगर नहीं पता है तो आपको सर्च करके बतानी है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि एनसीसी कैडेटों के द्वारा दिए जाने वाले साहसिक क्रियाकलापों के नाम लिखो। तो ये वही है, जैसे एडवेंचर ट्रेनिंग होती है उसी तरीके से पर्वतारोहण हो गया, पैरासूट से कूदना हो गया, नौकायान अभियान हो गया, चट्टानों पर चढ़ना यानी कि रॉक क्लाइंबिंग हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा चैप्टर आ गया पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, जो कि लगभग 20 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रदूषण नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। आगे आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे जो कि शायद आपको नहीं पता होंगे, लेकिन एग्जाम के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है? रेडियोधर्मी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिनसे रेडिएशन निकलती है, अगर वो रेडिएशन रिलीज हो जाती है तो वो एक प्रदूषण हो जाता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पर्यावरण क्या है? जहां पर हम रहते हैं वहां पर चारों ओर का वातावरण हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तथा हम भी उसे प्रभावित करते हैं, यही किसी जीव का पर्यावरण है। यानी कि हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। बड़े आसान से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि वन्य जीव की महत्ता लिखो, यानी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन आवर लाइफ। ठीक है, वन्य जीवों की क्या महत्ता है? बहुत ज्यादा महत्ता है, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो साइकिल होता है वो जब ही कंप्लीट होगा जब सारे जानवर हमारे साथ रहेंगे। अगर जानवर नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। ठीक है, वन्य जीव नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। तो वन्य जीवन से मानव जाति को अनेकानेक लाभ प्राप्त होते हैं। ये मानव जाति की खुशहाली के मूलधार हैं। ये जीव आर्थिक लाभ तथा प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में परोक्ष रूप से योगदान करते हैं, जैसे उद्योग में हेल्प करते हैं, रोजगार में, वैज्ञानिक अनुसंधान, मनोरंजन के साधन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पर्यावरण को नष्ट होने से रोकने के लिए एनसीसी कैडेटों का क्या योगदान है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एनसीसी कैडेट क्या करते हैं? एनसीसी कैडेट पेड़ लगाते हैं, मतलब वृक्षारोपण हो गया, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, यानी कि कूड़ा कचरा इधर नहीं फैलना, लोगों को अवेयर करते हैं, जल संचयन करना यानी कि पानी को इकट्ठा करना, कचरे का उचित निस्तारण करना, जन सामान्य को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना। तो इस तरीके से जो एनसीसी कैडेट हैं वो पर्यावरण को नष्ट होने से रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये जब की है जब हमारे 41.3 के सब्सक्राइबर हुआ करते थे, और अब आपकी बदौलत ये 61 से भी ऊपर जा चुके हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंटरव्यूज है। इन पे अब तो हालांकि बहुत ज़्यादा व्यूज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आरडीसी करना चाहता है, आरडीसी के लिए जा रहा है, तो ये इंटरव्यूज अवेलेबल हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें ऑल इंडिया राजपथ परेड कमांडर 2020 सीनियर अंडर ऑफिसर सरिश्मा हेगड़े के साथ है, ये सीनियर अंडर ऑफिसर पंकज गोस्वामी है, वाईपी के लिए महाराणा प्रताप सिंह के साथ इंटरव्यू है, और भी बहुत सारे इंटरव्यूज अवेलेबल है और आने वाले टाइम में आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि एनसीसी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग का। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में आपको किन्हीं 5 ऑब्स्टेकल के नाम बताने हैं, यानी कि बाधाओं के नाम बताने हैं। तो क्लियर जंप हो गया, रैंप पे चलना हो गया, डबल डीच हो गया, डबल डीच में 2 खाई होती हैं लगातार, डबल जंप हो गया, स्ट्रेट बैलेंस हो गया, हाई वॉल होगी यानी कि कोई ऊंची दीवार है। आपको भी जो पता है, जो जो भी बाधाएं होती हैं उस तरह की बाधाओं के आप नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे डिफेंस से रिलेटेड भी है और हमारी एनसीसी से रिलेटेड भी है और हमको पता भी होने चाहिए। आईएमए कहाँ पे स्थित है? तो आईएमए देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। आपको पता है कि आईएमए की फुल फॉर्म होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंसास का क्या फुल फॉर्म है? ये आपने सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया था, बहुत ज़्यादा ने कमेंट बॉक्स में बताया। तो यहाँ पे इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इंसास की टोटल फुल फॉर्म होती है, कंप्लीट फुल फॉर्म होती है। इस टाइम पर हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरावने हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं। तो अगर आप आर्मी विंग से हैं तो आपको थल सेना अध्यक्ष का, नेवी विंग से हैं तो आपके नौसेना, और एयर विंग से हैं तो एयर फोर्स के जो हमारे चीफ है उनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हम सभी को सभी के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, हमारे सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, वो आपको पता होनी चाहिए। उनकी रैंक क्या होती है ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रुप कमांडर जो आपके होते हैं वो किस रैंक के होते हैं? तो वो ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं। रै जो है वो इसके बाद में लिख लेना। परमवीर चक्र हमारा सर्वोत्तम पुरस्कार है, और पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? अगर आपको ये पता है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि थल सेना की कमान तथा मुख्यालय लिखो, यानी कि आर्मी की टोटल कितनी कमांड है, नेवी की टोटल कितनी कमांड है, एयरफोर्स की टोटल कितनी कमांड है, और वे कहाँ कहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो आर्मी वालों के लिए आर्मी विंग, नेवी वालों के लिए नेवी विंग वालों के लिए नेवी की कमांड, और एयर विंग वालों के लिए एयर की कमांड जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम आर्मी विंग की बात करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल कमांड हमारी लखनऊ में है, पूर्वी कमान हमारी कोलकाता में है, उत्तरी कमान हमारी उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में है, दक्षिणी कमान हमारी पुणे महाराष्ट्र में है, दक्षिण पश्चिमी कमान हमारी जयपुर राजस्थान में, और पश्चिमी कमान जो हमारी है वो चंडी मंदिर चंडीगढ़ में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये ना दे के क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान डैश में है, यानी कि खालिस्तान दे देंगे। तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि उत्तरी कमान अगर पूछी गई है तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर होगा। इस तरीके से चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हम टॉपिक करने वाले हैं इसी के अंदर, वो है मैप रीडिंग का। अब मैप रीडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आता नहीं है बच्चों को, ठीक है, इससे थोड़ा कटते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। लेकिन मैप रीडिंग करवाऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिससे इस समय पढ़ रहे हैं, यानी कि जिस पीडीएफ से, जिस ई बुक से इस समय पढ़ रहे हैं, वो ई बुक इस लॉकडाउन के दौरान मैंने खुद तैयार किया है, जिसमें मैंने ध्यान रखा है कि जो जो भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन इसमें मैं डालूं, ठीक है। और मैंने इसीलिए अपने हाथों से इन चीज़ों को लिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है कि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और वो मीनिंग चेंज ना हो इसके लिए इस पीडीएफ को बनाया गया है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है कि इंग्लिश में तो मटेरियल अवेलेबल होता है, ये हिंदी में नहीं होता, तो ये पीडीएफ पूरी की पूरी हिंदी में है। और तीसरी बात, इसके जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, हमने सबसे पहली वीडियो में किए थे 100+, ठीक है। फिर हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होती है एनसीसी की वो पूछी जाती हैं, तो वे सभी की सभी इसमें इंक्लूड की गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप ये पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आप इस पीडीएफ, इस ई बुक को बाई कर सकते हैं, एनसीसी नोट्स इन हिंदी। आपको प्रोसीजर दिखेगा कि वहां पे जाके आपको अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह भरना होगा। बाद में आप पेमेंट करके इस पीडीएफ को बाई कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ऑलरेडी बच्चे इसे खरीद रहे हैं और उनके जो मैसेजेस हैं मुझे आ रहे हैं, उससे मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली है। अब यहाँ पे है कि उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है, वह बिना कंपास दिशा मालूम करने की 5 विधि लिखो। तो जो नॉर्थ दिशा होती है वो 3 प्रकार की होती है, यानी कि नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रिड नॉर्थ होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और एक ट्रू नॉर्थ होता है। हिंदी में बोले तो ग्रिड उत्तर होता है, चुंबकीय उत्तर होता है और वास्तविक उत्तर होता है, ठीक है। अब विधि पूछी गई है, आप ध्यान से देखें कि ये जो क्वेश्चन है मैंने भी इसी तरीके से डिवाइड किया है जैसे पूछा गया है। आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है कि उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है, तो आपने पहले उत्तर दिशा 3 प्रकार की होती है उसके नाम लिख दिए, तो पढ़ने वाले को बिल्कुल ही आसानी होगी। फिर अगला क्वेश्चन इसी के अंदर था, भाई बिना कंपास दिशा मालूम करने की 5 विधियां, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिना कंपास दिशा मालूम करने की 5 विधियां इस प्रकार हैं। तो पहला सूर्य द्वारा, दूसरा पेड़ पौधों द्वारा, तीसरा मस्जिद द्वारा, चौथा मंदिर द्वारा, पांचवा तारों द्वारा और छठा कब्र द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्रुव तारे का नाम भी ले सकते थे। तो इस तरीके से आप जितने पूछे गए हैं उससे 1-2 एक्स्ट्रा ही लिखेंगे, तो अगर 1-2 गलत भी होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपको पता है सूर्य द्वारा कैसे, क्योंकि सूर्य तो पूर्व में होता है, तो पूर्व का पता लगने के बाद हम बाकी सारी दिशाओं का पता लगा सकते हैं। पेड़ पौधों द्वारा भी, क्योंकि पेड़ पौधे जिस साइड झुके होते हैं वो ज्यादातर सूरज की साइड ही झुके होते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो। मस्जिद का जो गेट होता है, मस्जिद का जो फ्रंट होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। मंदिर हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होता है। तारे, एक ध्रुव तारा जो होता है वो हमेशा हमारी उत्तर दिशा में होता है। और इसी तरीके से कब्र भी एक पर्टिकुलर दिशा में होती है, तो इससे हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियरिंग कितने प्रकार की होती है, बियरिंग 2 प्रकार की होती हैं। दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं, दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए जो कि थोड़ा सा घुमा के है, आपको ना ये बताने हैं कि कार्डिनल पॉइंट कौन कौन से हैं, और ये कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और अगर आपने ये क्वेश्चन बता दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने पीछे वाली वीडियोस को बड़े ही ध्यान से देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय उत्तर कंपास के द्वारा मापा जा सकता है। बिल्कुल, जो चुंबकीय उत्तर होता है ना, कंपास से हम कौन सा उत्तर मापते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। और कंपास के ऊपर एंगल लिखे होते हैं, वो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होते हैं, तो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक लिखे होते हैं। और अब 2 तरह की लाइन होती है, कोई भी जो मैप होता है उसके ऊपर 2 तरह की लाइन होती है। एक लाइनें तो होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ होती हैं, एक लाइनें होती हैं दक्षिण से उत्तर की तरफ होती हैं। तो जो पश्चिम से पूर्व की तरफ होती हैं उनको तो हम नॉर्दिंग लाइन कहते हैं, और जो दक्षिण से उत्तर की तरफ होते हैं उनको हम ईस्टिंग लाइन कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि कंपास के 5 भागों के नाम लिखो। ये भागों वाला क्वेश्चन तो आपको याद करके रखना है, और इसमें 10 भागों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर आप पार्ट्स ऑफ कंपास इन एनसीसी अगर आप सर्च करते हैं तो अपनी वीडियो आएगी पहले नंबर पर, और वहां पे भी आप 10-12 पार्ट मैंने उसके बताए और इमेज के थ्रू समझाए हैं, वहां पे भी आप जाके समझ सकते हैं। तो कंपास के 5 भाग, थंब हो गया, थंब रिंग हो गया, टंग, नोज, हेयर लाइन और डायल, ये कंपास के 5 भाग होते हैं। इसी तरीके से राइफल के 10 भागों के बारे में पूछा जा सकता है, कंपास के 10 भागों के बारे में पूछा जा सकता है। लीडरशिप की कौन कौन सी क्वालिटी होती है वो भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रट के जाने, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे कैसे आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैप कहते किसे हैं। मैप कपड़े का भी हो सकता है, कागज का भी हो सकता है, वो टुकड़ा होता है जिसके ऊपर धरातलीय आकृतियों को छोटे रूप में दर्शाया जाता है, उसे हम नक्शा कहते हैं, उसे हम मैप कहते हैं। अब पूरा इलाका है, मान लो कई एकड़ का इलाका है, अब उसको मैप में हमको छोटी सी चीज में दर्शा रहे हैं तो उसे हम मैप कह देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि रात्रि प्रचलन यानी कि नेविगेशन पार्टी जो होती है उसके सामान के नाम लिखो भाई, उनके साथ क्या क्या होता है। तो एक तो कंपास होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो रात्रि प्रचलन की नेविगेशन पार्टी है, तो वो कहीं दिशा ना भूल जाए। रात को दिशा का मतलब दिशा को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है अगर तारे ना हो तो सेट किया हुआ कंपास होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, ल्यूमिनिस्टिक होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, सफेद कपड़ा हो, चाक या चूना हो जिससे निशान वगैरह लगा सके कि हम तो यहाँ से जा चुके हैं। तो रात्रि प्रचलन जो नेविगेशन पार्टी होती है ये उसके सामान के नाम है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि खाली स्थान भरो। एक सेक्शन में कितनी राइफल, मतलब राइफल होती हैं 7, LMG होती है, RL होती है, CM होती है, प्रकार के हथियार होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फील्ड सिग्नल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फील्ड सिग्नल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लड़ाई के मैदान में कमांडर व ट्रूप्स का हमेशा नजरी मिलाप होना चाहिए। नजरी मिलाप मतलब आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब कमांडर, लड़ाई चल रही है मान लो, ठीक है, वहां पे आवाज सुनाई भी ना दे, जरूरी नहीं है हर बार आवाज सुनाई दे अगर पास पास है, लड़ाई चल रही है तो, लेकिन आंखों से कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है कि क्या कमांड आने वाली है, हमारा कमांडर क्या कहने वाला है या क्या वो सोच रहे हैं, वो जो दिमाग से, और नजरी मिलाप यानी कि आई कांटेक्ट होना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बाएं हाथ से हम कितने डिग्री तक नापते हैं, तो 19 डिग्री तक नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि दूरी का अनुमान लगाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो अगर हमको दूरी का अनुमान लगाना है, एक तो यूनिट मेथड होता है जिसको हम इकाई का तरीका कहते हैं, एक की रेंज होती है, एक दिखाई का तरीका यानी कि देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि वो इतनी दूरी होगी, वो इतनी दूरी होगी, क्योंकि इतनी दूरी तक साफ दिखाई देता है, उससे इतनी दूरी तक इतना धुंधला दिखाई देता है, इतनी दूरी तक बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो वो इतनी दूरी होगी, हम देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। सेक्शन औसत क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे सेक्शन है, सेक्शन में पूछा गया, सभी से पूछ लिया कि वो जो सामने पिलर दिखाई दे रहा है वो कितनी दूरी पर है, तो कोई कहेगा 100 मीटर, कोई कहेगा 50 मीटर, कोई कहेगा 70 मीटर, कोई कहेगा 80 मीटर। तो क्या करेंगे, हम उन सभी की एवरेज ले लेंगे और जो एवरेज आप लेंगे वो लगभग इक्वली पाएगी जितनी उसकी दूरी होगी। ब्रैकेटिंग मेथड हो गया, ऑफ विंग मेथड हो गया, तो ये बहुत सारे मेथड है जिनके थ्रू हम दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेक्शन फॉर्मेशन के नाम लिखो। अब से पहले वीडियोस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, लेकिन एग्जाम में तो ज्यादा मार्क्स का भी आ सकता है, तो ये भी कह सकते हैं कि उनके नाम लिखो। तो 6 प्रकार की होती है और उनके नाम है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। तो ये 6 प्रकार की सेक्शन फॉर्मेशन होती हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ग्रिट का पूरा नाम लिखो। ग्रिट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रुप रेंज इंडिकेशन ऑफ टारगेट टाइप ऑफ फायर। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको क्या करना है भाई, याद करना है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान एनसीसी गीत किसके द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा भी था। तो वर्तमान एनसीसी गीत सुदर्शन फाकिर जी के द्वारा लिखा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ये कुछ ना सिग्नल से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और कनेक्ट करनी है। तो पीपी स्टे बिहाइंड पार्टी, रेकी पेट्रोल गेटवे मैन, अम्बुश कवर फायरिंग दी जाती है। डिफेंस हो गया तो म्यूचुअल सपोर्ट होगी हमारी, और क्विक अटैक ORF। ये आपको बस याद रखने हैं, एक बार के लिए यहाँ पे देख लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। और यकीन मानिए आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, वो आप तक है, लेकिन आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें क्योंकि उनको भी बेनिफिट होगा इससे। और एनसीसी में हमारा यही रहता है कि हम यूनिटी और डिसिप्लिन शो करें और वेलफेयर के लिए काम करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। और ध्यान रहे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता लग जाए, उसके लिए आपको क्या करना है वो आपको पता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।